नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचारों में। दोस्तों यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगी सुबह से लेकर शाम तक की तमाम बड़ी खबरें, मुख्य समाचार, ब्रेकिंग न्यूज अपडेट्स के रूप में। तो दोस्तों आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें। तो दोस्तों सीधे चलते हैं आज की पहली बड़ी खबर की ओर। हेमंत बिस्वा शर्मा होंगे असम के अगले मुख्यमंत्री, चुने गए बीजेपी विधायक दल के नेता। जी हाँ दोस्तों, असम के मुख्यमंत्री पद के लिए नाम तय हो गया है। अब हेमंत बिस्वा शर्मा राज्य के अगले मुख्यमंत्री होंगे। उन्हें बीजेपी के विधायक दल का नेता भी चुन लिया गया है। इससे पहले सर्बानंद सोनोवाल ने राज्यपाल जगदीश मुखी को अपना इस्तीफा सौंप दिया था। वहीं अगले मुख्यमंत्री के चुनाव के लिए हुए बीजेपी के विधायक दल की बैठक में बीजेपी के नेता बीएल संतोष, जयंत जय पांडा और अजय जमवाल मौजूद थे। इससे पहले नई दिल्ली में बीजेपी के केंद्रीय नेतृत्व ने मुख्यमंत्री के नाम पर चर्चा करने के लिए बैठक भी बुलाई थी। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, डीआरडीओ की एंटी कोविड मेडिसिन अगले हफ्ते से मरीजों को मिलेगी। जल्द शुरू होगा बड़े पैमाने पर प्रोडक्शन। जी हां दोस्तों, डीआरडीओ की एंटी कोविड मेडिसिन जल्द ही मरीजों को मिलनी शुरू हो जाएगी। सूत्रों की माने तो अगले हफ्ते से डीआरडीओ के कोविड अस्पतालों में यह दवाई मरीजों को देनी शुरू हो जाएगी, क्योंकि दवा बनाने वाली कंपनी के पास इस एंटी कोविड मेडिसिन का थोड़ा स्टॉक है और जल्दी इसका बल्क प्रोडक्शन भी शुरू होने जा रहा है। एबीपी न्यूज ने एंटी कोविड मेडिसिन तैयार करने में अहम भूमिका निभाने वाले डीआरडीओ के दो साइंटिस्ट डॉक्टर अनंत नारायण भट्ट और डॉक्टर सुधीर चांदना से खास बातचीत की। ये दोनों वैज्ञानिक डीआरडीओ की राजधानी दिल्ली स्थित इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूक्लियर मेडिसिन एंड एलाइड साइंसेज में तैनात है। इनके अनुसार अगले हफ्ते तक यह दवाई स्टॉक में आ जाएगी और मरीजों तक पहुंचने लगेगी। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, सीएम ममता बनर्जी ने प्रधानमंत्री मोदी से मांगी मदद, पत्र लिखकर की अपील। जी हां दोस्तों, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने रविवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर कोरोना महामारी से लड़ने में इस्तेमाल होने वाले उपकरण और दवाइयों पर सभी तरह के करों और सीमा शुल्क में छूट देने का अनुरोध किया है। बनर्जी ने मोदी से स्वास्थ्य बुनियादी ढांचा मजबूत करने और कोरोना वायरस से संक्रमित मरीजों के इलाज के लिए उपकरण, दवाओं तथा ऑक्सीजन की आपूर्ति बढ़ाने का भी अनुरोध किया है। उन्होंने पत्र में कहा है कि बड़ी संख्या में संगठन, लोग और परोपकारी एजेंसियां ऑक्सीजन सांद्रक, सिलेंडर, कंटेनर और कोविड संबंधित दवाएं दान करने के लिए आगे आई हैं। सीएम ने यह भी कहा कि कई दानदाताओं ने इन पर सीमा शुल्क, जीएसटी, एसजीएसटी, सीजीएसटी, आईजीएसटी से छूट देने पर विचार करने के लिए राज्य सरकार का रुख किया है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, 36 करोड़ भारतीयों को मार्च 2022 तक लगेगी रूसी वैक्सीन स्पुतनिक वी। जी हां दोस्तों, कोरोना वायरस महामारी से निपटने के लिए रूस भारत का बड़ा मददगार बना है। इस बीच एक अनुमान के मुताबिक देश में अगले साल 31 मार्च 2022 तक करीब 36 करोड़ भारतीयों को रूस की कोरोना वैक्सीन स्पुतनिक वी लग चुकी होंगी। मई 2021 से लेकर मार्च 2022 के बीच भारत में करीब 361 मिलियन वैक्सीन यानी कि करीब 36 करोड़ से ज्यादा कोरोना वैक्सीन का इंतजाम सुनिश्चित हो चुका होगा। भारत में वैक्सीन के इंतजाम से जुड़े अधिकारियों के हवाले से यह जानकारी सामने आई है। वहीं दोस्तों इसी महीने की शुरुआत में 1 मई को भारत को पहली खेप में स्पुतनिक वी की 15 लाख डोज मिल चुकी है। दूसरी खेप भी जल्दी आने वाली है। 3 महीने में आने वाली डोज की बात करें तो कुल मिलाकर भारत को स्पुतनिक वी की 1 करोड़ 80 लाख डोज मिलने जा रही है। मई में 30 लाख, जून में 50 लाख और जुलाई में 1 करोड़ वैक्सीन मिलनी है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, पटना स्वास्थ्य केंद्र में कबाड़ से मिले 36 ऑक्सीजन सिलेंडर, पप्पू यादव का तंज, हमको गिरफ्तार कर लीजिए। जी हां दोस्तों, राजधानी पटना के गर्दनीबाग स्वास्थ्य सेवा केंद्र परिषद से रविवार को 36 सिलेंडर कबाड़ से बरामद किए गए। इन सिलेंडरों के मिलने के बाद स्वास्थ्य विभाग पर सवाल उठ रहे हैं। एक तरफ जहां देश में ऑक्सीजन के लिए हाहाकार मचा हुआ है, तो वहीं दूसरी ओर इस तरह की लापरवाही भी दिख रही है। सिलेंडर मिलने के बाद इस मामले में अस्पताल प्रशासन से जब पूछा गया तो कुछ भी बोलने से इनकार कर दिया गया। जिलाधिकारी डॉक्टर चंद्रशेखर सिंह ने इस मामले में कहा कि वह सारे हॉस्पिटल के सिलेंडर हैं। ऑक्सीजन सिलेंडर की कमी नहीं है, दिक्कत इस बात की है कि रिफिलिंग कैसे करें। हम लोग धीरे धीरे ऑक्सीजन का प्रोडक्शन कर रहे हैं। उधर दोस्तों इस मामले में पप्पू यादव ने भी ट्वीट कर वीडियो शेयर किया। उन्होंने लिखा कि पटना गर्दनीबाग थाने के पास सरकारी अस्पताल में इतना ऑक्सीजन सिलेंडर कबाड़ में फेंका हुआ है, जहां एक एक ऑक्सीजन सिलेंडर के लिए लोग तड़प तड़प कर जान दे रहे हैं, वहां यह हाल है। इसके लिए किस पर मुकदमा होना चाहिए यह भी उजागर कर रहे हैं, तो हम पर ही कर दीजिए केस, कर लीजिए गिरफ्तार।
इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, दिल्ली को हर महीने 60 लाख वैक्सीन सप्लाई करे, मुख्यमंत्री केजरीवाल ने स्वास्थ्य मंत्री को लिखा पत्र। जी हां दोस्तों, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन को कोरोना वैक्सीन को लेकर चिट्ठी लिखी है। इस पत्र में केजरीवाल ने वैक्सीनेशन के लिए वैक्सीन के डोज मांगे हैं। अरविंद केजरीवाल ने 18 से 45 वर्ष के लोगों का डेटा देते हुए दिल्ली सरकार की ओर से डिमांड रखी है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री को लिखे पत्र में केजरीवाल ने कहा कि दिल्ली में 18 से 45 साल के 92 लाख लोग हैं। आप सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया और भारत बायोटेक को निर्देश दें कि मई से जुलाई के दौरान हर महीने 60 लाख वैक्सीन डोज दिल्ली को सप्लाई करें। उन्होंने कहा कि 18 से 45 और 45 से ऊपर के दोनों आयु वर्ग के मद्देनजर दिल्ली को हर महीने 83 लाख डोज चाहिए ताकि अगले 3 महीने में टीकाकरण पूरा हो सके। हम अभी रोजाना 1 लाख टीका लगा रहे हैं, जिसको बढ़ाकर हम 3 लाख तक करने जा रहे हैं। इसलिए हमारी क्षमता 90 लाख टीके प्रति माह लगाने की होगी। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, मालदीव श्रीलंका के पास गिरा अनियंत्रित चाइनीज रॉकेट का मलबा, नुकसान की खबर नहीं। जी हां दोस्तों, चीन के मैंड स्पेस इंजीनियरिंग कार्यालय ने बताया कि चीन के लॉन्ग मार्ग 5B रॉकेट का मलबा बीजिंग के समय अनुसार सुबह 10:24 पर पृथ्वी के वायुमंडल में फिर से प्रवेश कर गया था। इसके बाद वह 72.47 डिग्री पूर्वी देशांतर और 2.65 डिग्री उत्तरी अक्षांश में समुद्र के एक खुले क्षेत्र में गिरा। पेइचिंग में लिखा गया है कि आखिरकार चीन के अनियंत्रित हुए रॉकेट का मलबा हिंद महासागर में गिर गया। अमेरिकी रक्षा विभाग पेंटागन ने कुछ दिन पहले ही चीन के इस लॉन्ग मार्च 5B रॉकेट के धरती से टकराने की चेतावनी दी थी। अमेरिकी स्पेस फोर्स के डेटा के मुताबिक यह रॉकेट 18,000 मील प्रति घंटा की रफ्तार से धरती की ओर बढ़ रहा था। इतनी तेज रफ्तार होने के कारण इस बात की पुष्टि नहीं की जा सकी थी कि इसकी लैंडिंग कहां होगी। चीनी मीडिया ने कहा है कि यह भारत के दक्षिण पूर्व में श्रीलंका और मालदीव के आसपास कहीं पानी में गिरा है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, भारत में अब सिर्फ 12 सरकारी बैंक बचे, 2118 शाखाओं का वजूद हुआ खत्म, RTI से हुआ खुलासा। जी हां दोस्तों, भारतीय रिजर्व बैंक ने सूचना के अधिकार के तहत बताया है कि वित्त वर्ष 2020-21 में 10 सरकारी बैंकों की कुल 2118 बैंकिंग शाखाएं या तो हमेशा के लिए बंद कर दी गई या उन्हें दूसरी बैंक शाखाओं में मिला दिया गया। नीमच के RTI कार्यकर्ता चंद्रशेखर गौड़ ने रविवार को बताया कि रिजर्व बैंक ने उन्हें सूचना के अधिकार के तहत यह जानकारी दी है। जानकारी के मुताबिक वित्त वर्ष 2020-21 में शाखा बंदी या विलय की प्रक्रिया से बैंक ऑफ बड़ौदा की सर्वाधिक 2183 शाखाओं का वजूद खत्म हो गया। इस प्रक्रिया से स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की 332, पंजाब नेशनल बैंक की 169, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया की 124, कैनरा बैंक की 107, इंडियन ओवरसीज बैंक की 53, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया की 43, इंडियन बैंक की 5 और बैंक ऑफ महाराष्ट्र एंड पंजाब एंड सिंध बैंक की एक शाखा बंद हो गई है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, म्यांमार तख्ला पलट, सेना की एक और हिमाकत, सांसदों को घोषित किया राजद्रोही और आतंकवादी। जी हां दोस्तों, म्यांमार की सेना ने फरवरी को किए गए तख्ता पलट के बाद अपदस्थ हुए सांसदों एवं नेताओं की छद्म सरकार और सुरक्षा बलों का सामना करने के लिए गठित पीपल्स डिफेंस फोर्स को आतंकवादी संगठन करार दिया है। म्यांमार में सेना ने तख्ता पलट करते हुए देश की असैन्य नेता आंग सान सू ची और अन्य नेताओं को हिरासत में ले लिया था। इस सैन्य तख्ता पलट के बाद अपदस्थ हुए निर्वाचित नेताओं ने अंतरिम राष्ट्रीय एकता की छद्म सरकार बनाई है। जुंटा ने इन नेताओं को राजद्रोही करार दिया और सरकारी टीवी चैनल पर शनिवार को घोषणा की कि सविनय अवज्ञा आंदोलन में हिस्सा लेने के लिए इन नेताओं को आतंकवादी करार दिया जाता है। बड़ी संख्या में लोग प्राधिकारियों की कड़ी कार्रवाई के बावजूद सैन्य तख्ता पलट के विरोध में सड़कों पर रोजाना प्रदर्शन करके इन आंदोलनों में शामिल हो रहे हैं। छद्म सरकार ने पिछले सप्ताह पीपल्स डिफेंस फोर्स के गठन की घोषणा की थी। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, मौसम समाचार, दिल्ली एनसीआर के इलाकों में बदला मौसम, तेज हवाओं के साथ हुई जोरदार बारिश। जी हां दोस्तों, दिल्ली एनसीआर में मौसम ने अचानक करवट बदली है। पश्चिमी विक्षोभ की वजह से दिल्ली और आसपास के इलाकों में तेज हवाओं के साथ बारिश हुई। कई इलाकों में बारिश के साथ ओले भी पड़े हैं, जिससे फसलों को नुकसान पहुंचने की खबर है। दोस्तों, मिली जानकारी के अनुसार दिल्ली के साथ ही यूपी और हरियाणा के अधिकतर इलाकों में ठीक ठाक बारिश हुई है। शाम के वक्त तेज हवाओं के साथ शुरू हुई बारिश की वजह से कई इलाकों में अंधेरा छा गया, जिसके चलते वाहन चालकों को दिन में ही हेडलाइट जलाकर चलनी पड़ी। वहीं दोस्तों, मौसम का पूर्वानुमान लगाने वाली एजेंसी स्काईमेट के अनुसार अगले 24 घंटों में पूर्वोत्तर भारत, ओडिशा, झारखंड, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, तमिलनाडु, जम्मू कश्मीर, गिलगिट बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के कुछ हिस्सों में बारिश हो सकती है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, गोल्ड हॉलमार्किंग के नियम को लेकर बॉम्बे हाईकोर्ट का फैसला, अब नहीं लगेगा जुर्माना।
जी हाँ दोस्तों, बॉम्बे हाई कोर्ट से ज्वेलर्स को बड़ी राहत मिली है। हाई कोर्ट के ताजा फैसले में अब 14 जून तक हॉलमार्क नियम पालन नहीं करने पर उनके ऊपर कोई कार्यवाही नहीं करने के निर्देश दिए गए हैं। हाई कोर्ट की नागपुर बेंच ने यह फैसला सुनाया है। दरअसल दोस्तों, ज्वेलर्स ने अपनी याचिका में अदालत से कहा था कि उनके लिए 1 जून से पूरी तरह से हॉलमार्किंग लागू करना संभव नहीं है। बताया जा रहा है कि हाई कोर्ट के इस आदेश से करीब 5 लाख ज्वेलर्स को फौरी राहत मिली है। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स के प्रावधानों के तहत देश में गोल्ड ज्वेलरी पर हॉलमार्किंग 1 जून 2021 से अनिवार्य होने जा रही है। इन नियमों के लागू होने के बाद ज्वेलर्स बिना हॉलमार्क वाली गोल्ड ज्वेलरी नहीं स्टोर कर सकेंगे और नहीं बेच सकेंगे। तो दोस्तों, यह थी आज की तमाम बड़ी खबरें। अगर दोस्तों वीडियो आपको पसंद आई तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। धन्यवाद। वंदे मातरम। जय हिंद, जय भारत।